अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आखिरी हिस्सा आज के सेशन का। और आज के सेशन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा। और अब हम इस जगह पर पहुंचे जहां पे हम एक ऐसा पेपर सॉल्व करने लगे जिस पेपर को हमने लाजमन सॉल्व करना है। एक ऐसी चीज जिस पेपर को सॉल्व करने के बाद हमें ये हौसला और यकीन हो जाएगा कि इंशाल्लाह ताला पीएमडीसी का पेपर भी हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक्सपेक्टेड पेपर से हमारी मुराद ये होती है कि इसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं जो पीएमडीसी के पेपर को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आपने इस डिफ़िकल्टी लेवल को मीट कर लिया तो यकीनन जो डिफ़िकल्टी लेवल पीएमडीसी सेट करता है, आप उसको भी बहुत अच्छे से मीट कर लेंगे। तो अब हम बगैर किसी डिले के आज के इस पेपर को सॉल्व करेंगे और इस पेपर को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमें पीएमडीसी के पेपर को सॉल्व करना चाहिए। यानी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, कीवर्ड्स पे नजर रखें, ध्यान से क्विकली आसानी के साथ अपने काम को करते रहें। तो इससे पहले कि मैं अपने इस टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करूं, आप सारे बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं एक दफा अपने इस अज़्म को, इस गोल को जो है वो अपने लिए याद दिहाने के लिए कि हमने डॉक्टर बनना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आए और मुझे बताएं कि मेरे साथ वो डॉक्टर्स कौन कौन से हैं जो 12 बज के 2 मिनट पर भी मौजूद थे और अब 6 बज के 19 मिनट पर भी मेरे साथ मौजूद है। जल्दी से वो बच्चे अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखें क्योंकि मुझे यकीन है कि ये बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। अगेन डॉक्टर नाम, जो वैसे नाम नाम मैंने सुबह भी पढ़ा था। बिल्कुल गुड। डॉक्टर सबा है मेरे साथ। और कौन है? बस दो ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर हादिया है, डॉक्टर अन्नम है, डॉक्टर साहब हैं और बेशुमार डॉक्टर हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज के इस पेपर को। पहला क्वेश्चन हमारे पास, टू प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ड्यू टू दिस टू चार्जेस विल बी। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके बारे में हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में करते हैं ना बात, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सेम चार्जेस जीरो हो जाती है। बट यहां पे उसने बात पूछी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ क्या होगा? हम ये कहते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है, हमने दो चार्जेस को रखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि चार्जेस एक दूसरे से अवे चले जाएं, रिपेल करें। जब हम उनको एक जगह पे प्लेस करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि क्या वो एडिट टू डबल हो जाएंगे, रिमेन सेम यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा, कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट यानी एक दूसरे के पोटेंशियल को कैंसिल कर देंगे। किस तरीके से हम इसको डील कर रहे होंगे? तो हम ये कहेंगे कि इनको यहाँ पे रखना मुश्किल होगा, इनको यहाँ पे रखना टफ हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर दैट मीन्स कि दैट मस्ट बी डबल्ड, उनका पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, ऐड होकर वो अपने इफेक्ट्स को डबल कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एक प्रोटॉन आपके पास है ना पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा प्रोटॉन आपके पास है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब यहां पर जब हम उनके पोटेंशियल्स को यहां पर देख रहे होंगे, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यहां पर देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये पोटेंशियल्स हैं। और पोटेंशियल्स के अंदर हम इस बात को जहन में रखेंगे कि इट विल बी एडिड टू दी डबल। ऑप्शन ए यहां पर बेस्ट ऑप्शन होगी। A 10-gram ball traveling at the speed of 9 meter per second to collide with another ball of 20 kilogram which is initially at rest. Their velocities after collisions are. अब ये कोलिजन जो है इसके अंदर वो पूछ रहा है कि एक बॉल है, मैं इसको M1 कह रहा हूं। मैंने कहा था आज के लेक्चर में दोपहर को कि ये इंसिडेंट पार्टिकल को M1 कहें, टारगेट पार्ट उसकी स्पीड V1 है, वो मूव करती है एक और बॉडी यानी M2 से जाके टकराती है विच इज इनिशियली एट रेस्ट यानी V2 आपके पास जीरो है, देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब मैं जब इस बात को लिखता हूं तो मैं कहता हूं कि जब मुझे V1 प्राइम कैलकुलेट करना है तो मैं V2 वाला फैक्टर बीच में से निकाल दूंगा और मेरे पास बन जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1। अब हुआ ये कि मैंने ये कहता हूं कि M1 10 ग्राम है, M2 20 ग्राम है, यानी बेसिकली M2 2M1 के इक्वल है। मैं इसी वैल्यू को पुट कर दूंगा। मैं कहता हूं ये M1 है माइनस 2M1 है डिवाइडेड बाय M1 प्लस 2M1 इंटू V1। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इट वुड बी नेगेटिव M1 V1 डिवाइडेड बाय 3M1। कैंसिलेशन है और उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो उसकी स्पीड 9 थी डिवाइडेड बाय 3, तो -3 मेरे पास एक आंसर आ गया। अब जब मैं v, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो ये वाली वैल्यूज है
ये डिस्कार्ड हो गई, सिर्फ ये एक वाहिद वैल्यू है जो एग्जिस्ट करती है, और जब एक वैल्यू के साथ मेरे पास आंसर आ रहा है तो डेफिनेटली वही बेस्ट आंसर है। वैसे हम देखते हैं v2 प्राइम की वैल्यू क्या बन रही होगी, 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। इसको मैं लिखूं अगर तो 2m1 v1 ओवर m1 प्लस 2m1, इट वुड बी इक्वल टू 2 इंटू m1 की वैल्यू आपके पास m1 ही है, v1 की वैल्यू आपके पास 9 है, m2 और m1 की कंबाइन वैल्यू करके आपके पास 3m1 बन गया। ये कैंसिलेशन हो गई, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, दैट इज 6। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन के तौर पे अपीयर होगी। वो जो बात आज हमने सुबह सीखी थी, आज हमने यहाँ पे अप्लाई की। अब जिसने सीखी थी उसके लिए तो ये काम बड़ा आसान होगा, और जिसने नहीं सीखी वो जल्दी से जाए और इस लेक्चर को शुरू से देखे। In which process the heat supplied to the gas is converted to change in internal energy of the gas without performing any work। यानी यहां पर कोई वर्क नहीं हुआ। जब वर्क नहीं हुआ तो वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो बेसिकली डेल्टा वी जीरो हो गया। डेल्टा वी जीरो कब होता है, जब हम किसी आइसोकॉरिक प्रोसेस में होते हैं, यानी ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है। हमने थर्मोडायनामिक में ये बात डिस्कस की थी कि जब आपके पास सप्लाइड हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वजह बनती है तो वो आइसोकॉरिक प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। The angular displacement covered by the hour's hand of the clock while moving from 12 to 7, यानी आपके पास ये घड़ी है, ये 12, यहां पर 6 और ये 7, यहां से यहां तक आया तो बेसिकली 180 हो गया, और 180 से जब वो आगे जाएगा तो कुछ और एंगल कवर हो रहा होगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं कह सकता हूं कि ये 90 नहीं है, 135 नहीं है, 175 नहीं है, डेफिनेटली 210 है। दूसरा तरीका यह है कि मैं ये कहता हूं कि एक घड़ी पूरा जब सर्कल कंप्लीट करती है तो वो 360 डिग्रीज ट्रेवल कर रही होती है। अब इसका मतलब ये हो गया कि वो जब हर फॉर एवरी 5 मिनट्स वो एफर्ट, और इस दौरान उसने कितना टाइम कवर करती है, वो 12 आवर्स कंप्लीट कर रही होती है। तो 1 आवर के लिए क्या सिचुएशन होगी, हम कहते हैं 360 डिवाइडेड बाय 12 यानी 30 डिग्रीज। एक घंटे के लिए वो 30 डिग्रीज, मतलब वो जो एक डिवीजन के लिए आपके पास बात सिचुएशन बन रही होती है वो इतनी बन रही होती है। अब जब इसकी मूवमेंट हो रही है, आर्स हैंड की मूवमेंट हो रही है, और आर हैंड 7 घंटे कंप्लीट करके आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली 210 डिग्री, ऑप्शन डी यहां पर बेस्ट ऑप्शन होगी। A charged particle is allowed to pass through a region of magnetic field B such that its velocity is directed along the magnetic field line, then it will। अब एक रीजन में से मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल है, इसको एक रीजन में से पास करें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसकी वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब क्या होगा, देखिए फोर्स को अगर मैं देखता हूं और वो है क्यू वी बी साइन थीटा, तो अगर वो अलोंग द फील्ड लाइंस है दैट मस्ट बी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स 0 होगी। अब फॉलो एंड सर्कुलर पाथ, गेन नो एनर्जी एज एफ बी डज नॉट वर्क, एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, या मूव अनडिफ्लेक्टेड। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है यहां पर, हम कहते हैं कोई सर्कुलर पाथ नहीं है, एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स तो है ही नहीं, ये रीजन नहीं है इसकी, मूव अनडिफ्लेक्टेड इज द बेस्ट ऑप्शन। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एयरप्लेन लिफ्ट इज, जी जहाज को उड़ाने के लिए बेसिकली किस चीज की जरूरत पड़ती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई ये कोई बैटरी थोड़ी है, इम्पेयर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कैलकुलेट कर रहे, म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर थोड़ी इस्तेमाल कर रहे। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिन मोशन ऑफ अर्थ इज, ये हमने बात की थी आज के लेक्चर में भी, हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि अर्थ जो है 2 पाई का एंगल कवर करती है 24 आवर्स में, यानी पाई बाय 12 रेडियंस पर आवर। तो पाई बाय 12 रेडियन पर आवर, अगेन ऑप्शन डी, एक और ऑप्शन डी करेक्ट हुई हुई है यहां पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिफॉर्म डिसेलरेशन ग्राफ, इसमें से कौन सा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन को शो कर रहा है? ये तो ग्राफ ही नहीं है, ये तो टाइम पीरियड के साथ आ रहा है, इसको तो डिस्कार्ड करें। इसमें डिसेलरेशन है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्कार्ड करें। सेम सिचुएशन यहां पर है, तो हम कहते हैं भी डेफिनेटली ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन, और वो नजर भी आ रहा है कि स्लोप यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। Which of the in the following charging curve of the capacitor what does the slope represent? स्लोप किस चीज की है? स्लोप जो हमें नजर आ रही है यहां पर वो Q और T की है। ग्राफ जो है वो Q और T के दरमियान है। अगर ग्राफ Q और T के दरमियान है तो स्लोप किसके बराबर होती है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के। वाई एक्सिस पे कौन है? चार्ज। एक्स एक्सिस पे कौन है? टाइम। तो Q ओवर T किसके बराबर होता है? करंट के। तो हम कहते हैं कैपेसिटेंस के नहीं, चार्ज स्टोर्ड के नहीं, वोल्टेज के नहीं, ऑप्शन बी यानी करंट पासिंग के बराबर है। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है। A source initially contain n not nuclei of radioactive nuclide. How many these nuclide have decayed after time interval of 5 half lives? जितना सैंपल डिके हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि डिकेट सैंपल 1/2 रेस पर n इंटू एन नॉट के बराबर होता है। अब वो आपको कह रहा है कि कितनी हाफ लाइफ गुजरी है? 5 हाफ लाइफ गुजरी है। 1 माइनस 1/2 रेस पर 5 इंटू एन नॉट, इसे सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 1/32 एन नॉट। एलसीएम ले लें, 32 एलसीएम, 32 माइनस 1 इंटू एन नॉट, तो ये बन गया आपके पास 31 डिवाइडेड बाय 32 एन नॉट। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। शाबाश, वेरी गुड। The net force on body moving along straight line with constant acceleration is, जी जनाब, अगर एक्सेलरेशन नेट फोर्स पूछ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन पर है, कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं आ रहा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब है फोर्स भी कांस्टेंट होगी। ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। देखिए F इज इक्वल टू एम ए है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सेम रूल अप्लाई होगा आपके पास। उसने आपसे ये नहीं कहा कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन जीरो होता और हम कहते हैं फोर्स जीरो है। उसने कहा एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है, तो अगर वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब है डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। विच मटेरियल हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में ये कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा था कि अल्फा की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने ये भी कहा था कि कंडक्टर्स के लिए, मेटालिक कंडक्टर्स के लिए ये पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर के लिए ये नेगेटिव होता है। कंडक्टर के लिए पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। तो यहां पे जो ऑप्शंस है वो है कार्बन नहीं सेमीकंडक्टर होता है, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर होता है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। तो अगेन हम कहते हैं ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। According to Lenz's law, the direction of induced current is such that it decreases flux, oppose the cause which produce it, increases flux, या all of these। अब ये देखें यहां पे कंफ्यूजन क्या है। ये फ्लक्स को डिक्रीज कर सकता है अगर वो इंक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से इंड्यूस हो, तो ये तो उसने बताया ही नहीं। ये फ्लक्स को इंक्रीज कर सकता है अगर वो डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से हो, तो ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। तो फिर यहां पे जो स्टेटमेंट कंप्लीट है ना वो ये है, अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी यहां पर बेस्ट ऑप्शन के तौर पे हम इसको मार्क करते हैं। A body is released from the height 20 meter, its friction is ignored, then its velocity just before striking the ground will be। अब हमने कहा था कि फॉलोइंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड, अब मुझे बताए ना, वो जो सुबह एक बच्चे ने कमेंट किया कि इंटर कन्वर्जन सिलेबस में नहीं है,
तो नहीं है इंटर कन्वर्जन, सवाल तो है। और क्या ये सवाल इंटर कन्वर्जन का है? नहीं। क्या ये सवाल पूछा जा सकता है? यस। अब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी इसने पूरी हाइट ट्रेवल कर ली है। अब हम कहते हैं 2 10 × 20 स्क्वायर रूट। सॉल्व कर लें, 2 को 10 से 20, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें 400, स्क्वायर रूट ले लें 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। एन आइडियल, अच्छा इस चीज देखें, इस पेपर को डिजाइन करते हुए इस बात का ख्याल किया गया कि वही माहौल आपको दिया जाए। एक सवाल आ रहा है एक तरफ से मैकेनिक्स का, अचानक उठा के म्यूचुअल इंडक्शन में फेंक दिया, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, अचानक न्यूक्लियर फिजिक्स में चले जाएंगे। अभी कोई सवाल आएगा, हो सकता है अगला सवाल हो वो आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा का हो सकता है कोई सवाल अचानक आए आपके पास वो वेक्टर्स का सवाल हो। यही वहां पर होता है, और इसी वक्त पे आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी होता है। एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज द वन विच इंक्रीज द वोल्टेज लेवल। स्टेप डाउन तो डिक्रीज करता है, डिक्रीज द पावर लेवल, वो आइडियल कह रहा है तो डिक्रीज क्यों करेगा। मेंटेन दी पावर लेवल और डिक्रीज दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन तो होती नहीं है। तो फिर ऑप्शन सी चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। विच वन इज नॉट द इफेक्ट ऑफ लो लेवल रेडिएशन, इसमें कौन, अब ये देखिए न्यूक्लियर रेडिएशन का इफेक्ट आ गया, लॉस ऑफ एयर, आई कैटरेक्ट्स, अल्सरेशन या ड्रॉप इन व्हाइट ब्लड सेल, इनमें से कौन लो लेवल का इफेक्ट नहीं है। तो हम ये कहते हैं ये लो लेवल रेडिएशन का इफेक्ट नहीं है। सम ऑफ टू वेक्टर इज मिनिमम इफ एंगल बिटवीन देम इज, सम ऑफ टू वेक्टर इज मिनिमम, कम से कम कब होगा सम ऑफ टू वेक्टर, जब वो ऑपोजिट होंगे, क्योंकि बेसिकली डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन है, यहां पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर यहां पर मिनिमम होता है। तो जैसे जैसे हम 0 से 180 की तरफ जा रहे होते हैं, वो इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रहा होता है। The speed of stationary wave in stretched string depends upon the tension F in the string and mass per unit length of the string. It is given by, हम लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा था आज, और मैंने कहा था ये ढके छुपे एक्सप्रेशन होते हैं, ये तंग करते हैं। और v जो आपके पास है, द स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव v ऑफ एफ एम, अब उसमें हम ये कहते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन बेस्ट है, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बेस्ट है। अब हम ये कहते हैं कि सर ये एक्सप्रेशन भी तो कहीं ना कहीं पढ़ा था ना, ये v नहीं होता, ये f के लिए होता है, इसलिए ये गलत है। The force between two charges q and q separated by the distance d is f. What will be the force between 4q and q by 2? बड़ा दिलचस्प सवाल है। उसने कहा एक फोर्स है वो q और q के दरमियान है जबकि डिस्टेंस d है। एक और फोर्स बताएं। डेफिनेटली अगर आप इक्वलिटी करें तो ऐसे हो जाएगा। एक और फोर्स है k, वो 4q और q by 2 ओवर d। अब इसको इसके साथ कैंसिल आउट करें तो ये बन जाएगा 2k ओवर d। अब इसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो f प्राइम इज इक्वल टू 2f, यानी ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट यू हैव टू डू सम मैथ्स। आप कुछ मैथ करेंगे तो आप आसानी के साथ सवाल को कर लेंगे। The stationary wave is formed in the pipe which is open at both ends. If two complete loops are formed and wavelength of the wave is 10 centimeter, what is the length of the pipe? याद रखिएगा कि आपके पास ना अगर एक ओपन पाइप है और उसमें दो लूप्स कंप्लीटली बन रहे हैं, तो दो लूप्स कंप्लीटली कैसे बन सकते हैं उसके अंदर, वो सिर्फ एक सूरत हाल है, यानी हाफ लूप यहां पर है, एक कंप्लीट लूप और एक ये लूप। अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास लैम्डा बाय 2, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा बाय 2। अब वो ये कह रहे हैं कि लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो फिर डेफिनेटली यही लेंथ आपके पास है
कि अगर दो कंप्लीट लूप्स बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर लैम्डा आपके पास जो आ रहा है दैट वुड बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और यही लेंथ ऑफ द लूप भी होगी। ऑप्शन बी यहां पर बेस्ट ऑप्शन है। फॉर स्किन कैंसर डैश इज यूज्ड, फास्फोरस, आयोडीन, स्ट्रोंशियम, मे ए और बी। जी जनाब, इसमें से कौन हम इस्तेमाल करते हैं, किसको इस्तेमाल करते हैं, जल्दी से बताएं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ बताएं, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फास्फोरस, आयोडीन, आयोडीन तो थायराइड्स के लिए नहीं इस्तेमाल होता, स्ट्रोंशियम में ए और बी। हम ये कहते हैं, आई थिंक इसके अंदर हमें जो डाउट्स आते हैं वो फास्फोरस और स्ट्रोंशियम में आते हैं, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। कि आपके व्हाई नॉट सी, आई थिंक इट इज सी, स्ट्रोंशियम ही इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें सी ही इस्तेमाल होता है। सर टॉप कैसे करेंगे, सर के बच्चे टॉप करेंगे बेटा, और वो आप है, आप करोगी टॉप, आपके जब आप टॉप करोगी तो वही मेरा टॉप होगा। स्टेशनरी wave is formed in the pipe which is open at both ends. Its length of the pipe is L. Then the maximum possible wavelength of the wave is, maximum possible wavelength कितनी हो सकती है जी, मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, यानी ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ उसकी कितनी हो सकती है, तो वो हम ये कहते हैं कि वो 2L के बराबर हो सकती है। क्योंकि अगर आपके पास एक ओपन पाइप है ना, इसमें कम से मिनिमम सिचुएशन ये होती है, तो आपके पास वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ का फॉर्मूला है 2L/n। तो n 1 हो तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L हो जाता है। तो n की कम से कम वेवलेंथ के लिए, वेवलेंथ n की कम से कम वैल्यू के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, तो कम से कम वैल्यू क्या है 1, तो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ कितनी हो सकती है 2L। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है। A machine which is 70% efficient raises a 10 kilogram body through a certain distance and spends 200 joules of energy. The body is then released on reaching the ground. The kinetic energy of the body will be। ये एक बॉडी है जो 70% एफिशिएंट है। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। 70% एफिशिएंट है और रेजेस द बॉडी 10 किलोग्राम्स थ्रू द सर्टेन डिस्टेंस एंड स्पेंड 200 जूल्स ऑफ एनर्जी। अभी देखिए, सबसे पहले तो ये देखें ना, 70% ऑफ 200 जूल्स, क्योंकि उसने 200 जूल्स एनर्जी खर्च की, लेकिन उसका आउटकम 200 जूल्स नहीं होगा, बल्कि उसका आउटकम जो है, जो उसकी एनर्जी आउट थी, जो आउटपुट उसका डेवलप हो रहा था, वो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय उसका इनपुट एनर्जी के बराबर था। अब 0.7 मल्टीप्लाई बाय 200 मींस, इस पॉइंट को खत्म करें, 10 लगाएं, इसको इसके साथ कैंसिल करें, 140 जूल्स। तो बेसिकली जब वो उसको रीच किया उसने हाइट पे, तो उस हाइट पे जाकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन रही होगी, 140 जूल्स। तो जब वो वहां से नीचे आएगी, बॉडी खुद ब खुद ही नीचे आएगी, तो यहां पे तो एनर्जी कंजर्व होनी है, तो यहां पे उसकी एनर्जी कितनी बन रही होगी, ऑप्शन ए 140 जूल्स। The only series of hydrogen spectrum that lies in ultraviolet region is, that is Lyman series। ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। The distance between two consecutive crusts, a traveling wave is 20 सेंटीमीटर। दो consecutive crust के दरमियान जो फासला होता है वो वेवलेंथ होता है। तो बेसिकली उसने वेवलेंथ बताई है, नाम नहीं दिएगा, लेकिन उसने बताई वेवलेंथ है। इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज दिस, फ्रीक्वेंसी बता दें तो वी एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। वी उसने कितना बताया 50, लैम्डा उसने कितना बताया 0.2, 20 कह रहा है ना वो। इसको खत्म करें, यहाँ पे 10 लगाएं, इसको खत्म करें, इसको आप 25 करें, मल्टीप्लाई करें 250 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन है। The projectile is launched with 5 meter per second velocity at 60 degree. The horizontal velocity of projectile just before striking the ground। उसने horizontal velocity पूछी है। horizontal velocity throughout the motion सेम रहती है, तो आपको परेशान नहीं होना। आप अगर वी आई एक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो वही वी एफ एक्स होगी, और वो होती है वी आई कॉस थीटा के बराबर। और उसको हम कहते हैं कि वी आई की वैल्यू कितनी है 5 कॉस 60, उसने हमें बताई है वैल्यू। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है।
यानी 2.5। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है। The region where speed of fluid is lower, pressure is also lower, pressure is higher, density is higher, both A and B। जहां पे स्पीड लो होती है वहां पे प्रेशर हाई होता है। ऑप्शन बी बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी। The range of projectile is half of the maximum value when angle of projection is। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, यानी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होती है वी आई स्क्वेयर ओवर जी। अब रेंज का फॉर्मूला क्या है? वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। आप इस जगह पे इस एक्सप्रेशन को प्लेस करें तो ये बन गया आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा। अब उसने क्या कहा है? रेंज इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, यानी आर मैक्सिमम का हाफ इज इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के। तो थीटा किसके बराबर आ गया? 15 डिग्री के। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो अर्थ भी नीचे ही खींच रही थी, वो भी नीचे ही आ रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन फ्रीली फॉलिंग राइजिंग बॉडी, फ्रीली राइजिंग बॉडी। या वर्क डन बाय इंजन फोर्स ऑन द एक्सेलरेटिंग कार, तो इंजन तो उधर ही फोर्स लगा रहा है जिधर वो जा रही है। वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स ऑन द बॉडी फॉलोइंग सर्कुलर पाथ, वो तो वर्क हो ही नहीं रहा। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें फोर्स नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है। डेफिनेटली ये नेगेटिव होंगे। The most important property of diode is allow current in one direction, have very large forward biased resistance नहीं होती, allow current in two direction नहीं करता, zero forward biased current नहीं होता, allow current in one direction सिर्फ forward bias को allow करता है। और यही वजह इसकी रेक्टिफिकेशन की वजह बनती है। कलर चेंज करें ना जरा, बोर हो गया मैं एक ही कलर के साथ। By doubling the magnetic field strength, the EMF induced in a coil rotating in magnetic field perpendicularly becomes। जी जनाब, परपेंडिकुलर है ना, तो आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दिया है तो ईएमएफ इंड्यूस कितनी हो जाएगी? ईएमएफ का फॉर्मूला है हमारे पास एन ओमेगा ए बी। तो अगर आपने बी को डबल किया तो ईएमएफ भी तो डबल हो जाएगी ना। ऑप्शन बी। ऑल दो कि अब ये बरह रास्त हम कहते हैं सिलेबस में नहीं है, लेकिन मजे का टॉपिक है, कर लेना चाहिए। A 5 kilogram block is released from the rest 80 meters above the ground. When it has fallen 50 meters, its kinetic energy is high। kinetic energy का ये सवाल mgx। m कितना है? 5, g कितना है? 10। उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया था? x ये है, ये h था, और मैं कहता हूं ये कितना है? 50। मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आ रहा है। 5 को 5 इसको 500 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 5 इंटू 500, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 2500। एक्चुअली क्या हुआ था, हमने 9.8 की जगह 10 प्लेस किया था। तो अब आंसर 3000 तो नहीं हो सकता, 1600 नहीं हो सकता, 1250 नहीं हो सकता। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। A copper wire has the length L and cross-sectional area A. Resistance is R. If we halve the length and halve the diameter of the wire, then what will be the resistance of the wire? उसने एक बात याद रखिएगा, उसने लेंथ को हाफ किया है और डायामीटर को हाफ किया है, एरिया को नहीं हाफ किया। ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस को देखते हैं आप, दैट इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई आर स्क्वेयर। वो कह रहे हैं डायामीटर को हाफ किया, तो बेसिकली रेडियस हाफ हो गया ना। अब लेंथ को जब आप हाफ करेंगे आर प्राइम में, तो एल बाई 2 पाई और आर बाई 2 होल स्क्वेयर, दैट वुड बी इक्वल टू रो एल ओवर पाई आर स्क्वेयर। ये स्क्वेयर ऊपर होकर 4 बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2, ये कैंसिल आउट होकर 2, तो इट बिकम्स इक्वल टू आर प्राइम इज इक्वल टू 2 रो एल ओवर पाई आर स्क्वेयर, यानी 2r। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है। जब भी इस तरह का सवाल आए
मेरा आपको मशवरा है कि एक दफा मैथ्स कर लें क्विकली, और क्विकली मैथ्स आप सिर्फ तब कर सकेंगे जब, इरफान क्या कह रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं ना मुझे, इसलिए मैं पढ़ लूं। आमीन, थैंक यू इरफान, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब फरमाए। A 2 microcoulomb charge enters a uniform magnetic field of strength 5 Tesla with the speed 50 centimeter at 30 degree to the B. The magnetic force on the charged particle FB is equal to QVB sin theta, और Q की वैल्यू है 2 माइक्रोस, B की वैल्यू है 5 टेस्ला, और V की वैल्यू पहले आनी चाहिए थी, तो 0.5 मीटर पर सेकंड है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 0.5 मीटर पर सेकंड इंटू 5, और साइन 30 डिग्री था, आई थिंक, यस 30 डिग्री। इसको सॉल्व करें, 2 10 रेस पर -6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है, तो इस पॉइंट को खत्म करके यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे इनफैक्ट ये 5 ही है, और ये साइन 1/2, ठीक हो गया। और क्या करूं मैं अब, इसको इसको खत्म करें ना, तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको 10 बना देगा, डिवाइडेड बाय ये 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 बना देगा, 10 रेस पर -6, एंड दिस वुड बी 2.5। 10 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 10 रेस पर -6। ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन। The frequency of each photon of monochromatic light is halved. Which one of the following represent the corresponding change in the momentum of each photon of the radiation? Increased, fourfold, डबल, सेम या हाफ। फ्रीक्वेंसी आपने डिक्रीज की है, तो इनमें से कौन रिप्रेजेंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो इसमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन मोमेंटम को, कि मोमेंटम कैसे चेंज होगा। पहले तो आप ये देख लेना कि मोमेंटम का क्या रिलेशन है। मोमेंटम इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, और दूसरा रिलेशन जो है मोमेंटम का, वो अगर आप इस एक्सप्रेशन से चला रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि मोमेंटम को मैं किस तरीके से इसके साथ रिलेट करूं, तो मैं कहता हूं कि आपके पास ना एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को जरा जहन में रखें कि मैं इस मोमेंटम को कैसे रिलेट कर सकता हूं इसके साथ। देखो आपके पास ना E इज इक्वल टू एच एफ है एक एक्सप्रेशन, और एक एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू पी सी। इन दोनों को कंबाइन करें ना तो एक्सप्रेशन बनता है एच एफ इज इक्वल टू पी सी। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को हाफ किया है तो मोमेंटम भी हाफ हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। तो ये जनाब एक टेस्ट था, और इस टेस्ट के होने के बाद, ये वो टेस्ट है जिसके बारे में हमने वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जिस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ सकती है। आप इस डिस्कशन को सुने, आपने इस डिस्कशन में अटेम्प्ट की, आप में से वो सारे बच्चे जिनकी अटेम्प्ट ठीक थी, वो सारे बच्चे जिनकी अटेम्प्ट अच्छी थी, उन सारे बच्चों के लिए ढेरों नेक तमन्नाएं। जिन्होंने जिनकी अटेम्प्ट्स ठीक नहीं थी, अप टू मार्क नहीं थी, उन्हें मैं बता दूं कि आज के दिन के बाद उनके पास सिर्फ 6 दिन बाकी है, 7वें दिन टेस्ट होगा। ये 6 दिन आपको टेंस कर देंगे अगर आपने अभी भी प्रॉपर रिवीजन ना की। हम मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, आज का पूरा दिन आप लोगों के लिए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया कि आपकी तैयारी हो जाए। कल को कोई ये ना कहे कि अगर थोड़ी सी रिवीजन का मौका मिलता तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाती। हमने वो मौका दिया है आपको। अगर आपने इस लेक्चर का कोई हिस्सा मिस किया है, इसको दोबारा से देखिए, इसको बार बार देखिए। विश यू ऑल दी वेरी 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 बेस्ट। अल्लाह करीम आप लोगों को बहुत कामयाबियों से नवाजे। आप सब लोग वाइट कोट विन करें, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने माँ बाप के लिए इज्जत और फख्र का बाइस बने, क्योंकि नियर पियर को आप पर यकीन है, नियर पियर को इस बात का यकीन है कि आप सब लोग अपने वालदैन के लिए, अपने लिए, इस मुल्क के लिए और नियर पियर के लिए बाइस फ़ख्र बन सकते हैं। अगले सेशन में मुलाकात करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।